वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल। वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि रेगुलेशन कैसे करके होता है क्रेब साइकिल का। ठीक है, रेगुलेशन का सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेगुलेशन का मतलब होता है रोकना, या हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल करना। तो क्रेब साइकिल को किस 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 स्टेप्स पे रोका जा सकता है, ठीक है, और कब रोका जा सकता है, क्यों रोका जा सकता है, यही आज हम लोगों को स्टडी करना है। किसमें? हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ कि क्रेब साइकिल कहाँ पर हुआ था, क्रेब साइकिल कहाँ चला था। हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल चला था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने क्या क्या बताया था? याद करने का तरीका मैंने बताया था, याद करो क्या बताया था? सी सी आई के एस एस एफ एम ओ, यही था ना याद करने का तरीका। मैंने क्या बताया था? सी सी आई के एस एस एफ एम ओ। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी आई के एस एस एफ एम ओ। ठीक है, मैंने बताया था। उसके बाद मैं क्या बताया था कि आई और के ऊपर में एक प्राइम था, के और एस के ऊपर में एक प्राइम था, और एम और ओ के ऊपर में एक प्राइम था। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, आई और के ऊपर में एक प्राइम, के और एस के ऊपर में एक प्राइम, और एम और ओ के ऊपर में एक प्राइम। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? हम लोग बोलेंगे एस और एस के नीचे एक एरो था। ठीक है, मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और एस और एफ के नीचे एक प्राइम था। ठीक है, ये मैंने बताया था ट्रिक। ऊपर का प्राइम ये बता रहा है कि यहां यहां क्या निकलेगा? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH या रिड्यूस NaDH2 निकलेगा। ठीक है, ऊपर का प्राइम क्या बता रहा है? हम लोग बोलेंगे कि यहां यहां क्या निकलेगा? रिड्यूस NaDH2 या रिड्यूस NaDH निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, और मैंने बताया भी है क्रेब साइकिल में, डिटेल में बताया है। आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर जो भी मैं मतलब यहां पर बना रहा हूं, उसको आप देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और नीचे वाला जो ये है प्राइम, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक जीटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पर एक जीटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा, और इस एरो का सॉरी नीचे जो प्राइम है, नीचे जो प्राइम है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। और ये जो एरो है ना, एरो का मतलब हो गया जीटीपी मॉलिक्यूल। एरो का क्या मतलब होता है? जीटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्रेब साइकिल में हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, या रिड्यूस NaDH भी बोल सकते हैं, जो कि अनस्टेबल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और हम लोग बोलेंगे एक क्या निकलेगा? रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, जो कि अनस्टेबल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और एक क्या निकलेगा? जीटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा। मैंने बताया था। अब चलो इसको रिवील करते हैं क्या चीज है, देखो ध्यान से। सी से क्या होता है? हम लोग बोलेंगे सी से होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, या सिट्रिक एसिड को हम लोग सिट्रेट भी बोल सकते हैं। और सी से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सिस एकोनिटिक एसिड, एकोनेटिक एसिड। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई से क्या होगा? आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, या इसको हम लोग आइसोसिट्रेट भी बोल सकते हैं। के से क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कीटोग्लूटारिक एसिड, कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया था बायोकेमिस्ट्री ऑफ क्रेब साइकिल में। ठीक है, एस से क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे एस से होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम, सक्सेनाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये एस से का मतलब क्या होगा? एस का मतलब होगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट भी बोल सकते हैं। एफ से क्या होगा? फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट भी बोल सकते हैं। एम से क्या होगा? मैलिक एसिड या मैलेट भी बोल सकते हैं। ओ से क्या होगा? ऑक्सालो एसिटिक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सालो एसिडेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहां पर सबसे पहला कंपाउंड क्रेब साइकिल का क्या है? सिट्रिक एसिड है ना, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा? ऑक्सालो एसिटिक एसिड किसके साथ कंबाइन किया था? हम लोग बोलेंगे किसके साथ कंबाइन किया था? लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? जिसको हम लोग बोले थे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ये बोले थे। तो जब ये दोनों कंबाइन करता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है, जो कि सबसे पहला कंपाउंड होता है किसका? हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल के। इसीलिए क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। आप डिटेल में देख लेना प्रीवियस लेक्चर, या क्रेब साइकिल का जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर रेगुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमेशा रखना याद, हमेशा याद रखना, क्रेब साइकिल में हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। ये स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी स्टेप्स। याद रखना, इसी स्टेप्स में जो भी एंजाइम है ना, जैसे स्टेप नंबर 1 में जो भी एंजाइम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एंजाइम। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में जो भी एंजाइम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी एंजाइम। और स्टेप नंबर 4 में जो भी एंजाइम है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम। ठीक है, और खास बात क्या है ये सारा स्टेप्स का, ये सारा का सारा स्टेप्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इरिवर्सिबल है। ठीक है, याद करो मैंने बताया था जहां भी स्टेप इरिवर्सिबल होता है ना या यूनिडायरेक्शनल होता है ना, वहां पर से हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है या हम लोग बोलेंगे रोका जाता है। ठीक है, याद रखना है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्या चीज है, स्टेप नंबर 1 है। टोटल 8 स्टेप्स होता है, मैंने बताया था जितना स्टेप्स उतना एंजाइम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टेप नंबर 2 है, यहां से यहां तक, इसको हम लोग 2A बोल सकते हैं, इसको हम लोग 2B बोल सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते हैं सिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, ये वाला है हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर, ये वाला क्या चीज है, स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5 है, ये वाला, ये स्टेप नंबर 5 है, ये स्टेप नंबर 6 है, 7 है, और ये स्टेप नंबर 8 है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5 है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1, 3 एंड 4 स्टेप को छोड़ के बाकी सारे स्टेप क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। 1, 3 एंड 4 स्टेप्स होगा वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो चलो हम लोग बाई डायरेक्शनल यहां पर कर दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी 1, 3 एंड 4 स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल स्टेप, या इसको हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल स्टेप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल स्टेप। बाकी जितने स्टेप बच गया ना, सारा का सारा स्टेप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यूनिडायरेक्शनल होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 2 बाई डायरेक्शनल होगा। देख सकते हैं यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं डायरेक्टली। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 यूनिडायरेक्शनल होगा, स्टेप नंबर 5 क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, 6 भी बाई डायरेक्शनल, 7 स्टेप भी बाई डायरेक्शनल, और 8 स्टेप भी बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्या हम लोग बोलेंगे, 3 ऐसा स्टेप्स है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है, ये यूनिडायरेक्शनल है। और वैसा कोई भी अगर मेटाबॉलिक पाथवे अगर आप पढ़िए, चाहे ग्लाइकोलाइसिस पढ़िए, चाहे क्रेब साइकिल पढ़िए, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जहां पर हम लोग बोलेंगे जो स्टेप्स है ना, अगर वो इरिवर्सिबल हुआ, ये यूनिडायरेक्शनल हुआ, वहां से हम लोग बोलेंगे उस मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए ऐसे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी स्टेप्स। ठीक है, याद रखना है, जहां से हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल क्या होगा, रेगुलेशन होगा। तो स्टेप नंबर 1 याद रखना रेगुलेटरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3 रेगुलेटरी स्टेप है, स्टेप नंबर 4 रेगुलेटरी स्टेप है। रेगुलेटरी स्टेप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एंजाइम है ना, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम। तो स्टेप नंबर 1 में जो एंजाइम लग रहा था, उस एंजाइम का नाम था सिट्रिक एसिड सिंथेज। याद करो मैंने बताया था। ठीक है, ये कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे ये रेगुलेटरी एंजाइम है। स्टेप नंबर 3 में जो एंजाइम लग रहा था, स्टेप नंबर 3 में जो एंजाइम लग रहा था, उसको हम लोग क्या बोले थे, आइसो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अच्छा लिख देता हूं, आइसो सिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये इसको हम लोग आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में देखो जो एंजाइम लग रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया था सारा का सारा, मैंने स्टेप्स को डिटेल में बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि क्रेब्स साइकिल में 3 ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स। और वो एंजाइम कहां प्रेजेंट है, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 1 में जो एंजाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड सिंथेज, ये रेगुलेटरी एंजाइम है। स्टेप नंबर 3 में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कैसा एंजाइम है, रेगुलेटरी एंजाइम है। और स्टेप नंबर 4 में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, या इसको हम लोग अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। ये भी क्या चीज है, रेगुलेटरी एंजाइम है। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो, मैं यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, जिसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, ये तीनों का तीनों जो एंजाइम है ना, ठीक है, ये तीनों का तीनों एंजाइम कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एंजाइम तो है ही है। ठीक है, लेकिन इस रेगुलेटरी एंजाइम के ऊपर एक खास नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम्स या एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एलोस्टेरिक, क्या चीज, रेगुलेटरी एंजाइम्स के नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं। याद रखना है, तो 3 क्या चीज एलोस्टेरिक एंजाइम्स है, या हम लोग बोल सकते हैं 3 एलोस्टेरिक रेगुलेटरी एंजाइम्स है। किसमें हम लोग बोलेंगे, क्रेब साइकिल में, एक स्टेप नंबर 1 में, एक स्टेप नंबर 3 में, एंड एक स्टेप नंबर 4 में। अब देखो ये रेगुलेटरी एंजाइम का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान है, देखो ध्यान से,
यहाँ पर मैं एक एंजाइम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक एंजाइम है, मान लो ये वाला एंजाइम है, सिट्रिक एसिड का सिंथेज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिट्रिक एसिड सिंथेज। तो कोई भी अगर एंजाइम को देखो तो एंजाइम में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट होगा ही होगा, ठीक है। और एक्टिव साइट याद रखना वैसा साइट होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट इंटर करता है और वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सिट्रिक एसिड सिंथेज है तो सिट्रिक एसिड सिंथेज के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम है, देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, यही तो सबस्ट्रेट है ना। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, अपना सबस्ट्रेट्स को ले रहा है और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या हो गया हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट ही तो होगा ना, ठीक है। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखो, एलोस्टेरिक एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जिसके पास एक्टिव साइट तो है ही है, ठीक है, जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट के अलावा भी हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिशनल बाइंडिंग साइट्स होगा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज है, ये जो एडिशनल बाइंडिंग साइट्स है, एक से ज्यादा एडिशनल, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एडिशनल बाइंडिंग साइट्स जो है, एडिशनल बाइंडिंग साइट्स जो होता है, बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट्स आर नोन एज, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट्स, ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज एलोस्टेरिक साइट्स, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जिसके पास एक्टिव साइट तो है ही है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होगा, कुछ क्या बोलते हैं एडिशनल बाइंडिंग साइट्स होगा, जिसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट्स। तो ऐसा एंजाइम जिसके पास एलोस्टेरिक साइट्स है और उसके पास एक्टिव साइट्स तो है ही है, वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलेंगे, ठीक है। और ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स में, या हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट्स में कौन बाइंड करता है, तो दो ही चीज बाइंड करता है, या तो वैसा मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटर्स हो, ठीक है, या तो वैसा मॉलिक्यूल जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स हो, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स याद रखना, अगर एक्टिवेटर अगर बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट में, ठीक है, एक्टिवेटर अगर बाइंड करेगा तब ये एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट को लेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अगर मान लो कि ये एलोस्टेरिक साइट में कौन बाइंड हो जाए, इनहिबिटर अगर बाइंड हो जाए या इनहिबिटरी मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए, तो वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, मतलब ये एंजाइम अब हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा। कैसे, तो इनहिबिटर्स क्या करता है, जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है तो ये इनहिबिटर्स क्या करता है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट भी अंदर नहीं जा पाता है, और अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में जा ही नहीं पाएगा, एक्टिव साइट ही जिसमें चेंज हो चुका है, या हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट ही खत्म हो चुका है, तो उसमें फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो याद रखना उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेज भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसका मतलब हो गया ये तीनों का तीनों एंजाइम में एक्टिव साइट तो होगा ही होगा, जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, उसके अलावा भी हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के पास क्या होगा, एक से ज्यादा क्या होगा, एडिशनल बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट्स, और ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। और रेगुलेशन कैसे करके होगा, हम लोग बोलेंगे अगर एक्टिवेटर बाइंड करेगा ये एडिशनल बाइंडिंग साइट या एलोस्टेरिक साइट्स में, तब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट्स में, तब ये एंजाइम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को अप्लाई करना है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल में, ठीक है ना। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने अपने लैंग्वेज में अपने नोटबुक में लिख लेना, या नोट्स बना रहे तो लिख लेना। अब देखो, अब समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर सबसे पहला जो एंजाइम है ना, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड सिंथेज, ठीक है। तो मैं देखो यहां पर क्या बना रहा हूं, यहां पर मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम देखो यहाँ पर रेगुलेटरी स्टेप्स मैंने लिखा जो कि इरिवर्सिबल होता है, जो कि स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 जो मैंने बताया है। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज, और ये कैसा एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास क्या होगा, एडिशनल बाइंडिंग साइट्स होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पर एडिशनल बाइंडिंग साइट्स को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। कितना एडिशनल बाइंडिंग साइट्स होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला एडिशनल बाइंडिंग साइट, ये दूसरा एडिशनल बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये तीसरा एडिशनल बाइंडिंग साइट, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चौथा एडिशनल बाइंडिंग साइट, ठीक है। और यहां पर भी देखो ध्यान से, और एक एडिशनल बाइंडिंग साइट है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहाँ पर,
यहाँ पर देखो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे पांचवा क्या चीज, एडिशनल बाइंडिंग साइट। तो टोटल इसमें कितना एडिशनल बाइंडिंग साइट है, या हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट्स है, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट्स है। अब इसमें से हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, 4 एलोस्टेरिक साइट्स कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी होता है। एक एलोस्टेरिक साइट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर्स होता है या स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, यहां पर क्या चीज है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अगर अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो, अगर क्रेब साइकिल कब चलेगा, क्रेब साइकिल कब चलेगा, क्रेब साइकिल तब चलेगा जब हम लोग बोलेंगे सेल को क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, एटीपी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। याद करो स्टार्टिंग कहां से हुआ था, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्रेब साइकिल चला। उसके बाद क्रेब साइकिल में क्या हुआ, जो भी रिड्यूस NADH है या NADH2 है या रिड्यूस FADH2 है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देगा, तब जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो याद रखना है क्रेब साइकिल तब चलेगा जब हम लोग बोलेंगे एटीपी का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। याद रखना तब क्या होगा, क्रेब साइकिल चलेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ये सारा पाथवे चलेगा, ठीक है, तभी जाके एटीपी बनेगा, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा एटीपी अगर बन रहा है, मान लो बहुत ज्यादा एटीपी अगर बन रहा है, ठीक है, तो टू मच एटीपी क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के लिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डेंजरस होता है, ठीक है। तो टू मच एटीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एटीपी बन रहा है ना, यही एटीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, क्रेब साइकिल को रोकेगा। कैसे, तो ये एटीपी क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो एटीपी है ना, टू मच एटीपी, याद रखना, इसको मैं ऐसे एरो दे रहा हूं, ठीक है। टू मच एटीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो पहला जो एंजाइम है ना, सिट्रिक एसिड सिंथेस, उसके एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा, और उसके एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, ठीक है। मतलब इस एंजाइम का एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ला देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रेब साइकिल हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में ही रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा एटीपी बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टू मच एटीपी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करेगा, एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा और सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ क्रेब साइकिल का। अगर फर्स्ट स्टेप क्रेब साइकिल का नहीं होगा तो क्रेब साइकिल नहीं चलेगा, रिड्यूस NADH2 FADH2 नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा और एटीपी नहीं बनेगा, और वैसे भी एटीपी नहीं बनना है क्योंकि ऑलरेडी एटीपी बहुत ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, टू मच एटीपी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल को रोकता है, कैसे करके, हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि बहुत ज्यादा रिड्यूस NADH2 और FADH2 बन रहा है, मान लो, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस NADH2 बन रहा है, मान लो, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, रिड्यूस NADH2 बन रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्रेब साइकिल चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा क्रेब साइकिल चलेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, रिड्यूस NADH2 बनेगा या रिड्यूस NADH बनेगा। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस NADH2 बनेगा तो सारा का सारा रिड्यूस NADH2 कहां एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ज्यादा रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस NADH एंटर करेगा तो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, फिर से क्या बनने लगेगा, एटीपी बनने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे टू मच, मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पर, टू मच रिड्यूस NADH या टू मच रिड्यूस NADH2 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, इनहिबिट करता है एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके, कौन से एंजाइम को, हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड सिंथेज को, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस NADH2 रहेगा तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनेगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि टू मच रिड्यूस NADH2 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करता है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम के लिए। मतलब ये भी सेम काम करेगा जो कि टू मच एटीपी क्या था, इसके एक्टिव साइट में चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल नहीं होगा, और क्रेब साइकिल अगर नहीं चलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिड्यूस NADH2 जो बहुत ज्यादा बन रहा था ना, वो अब हम लोग बोलेंगे कम बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनहिबिटर है, कौन, टू मच हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH, या हम लोग बोलेंगे टू मच रिड्यूस NADH2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तीसरा रिड्यूस, देखो तीसरा हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर का नाम क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, और इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, ठीक है। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में सिट्रिक एसिड बन रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे बहुत क्या होगा, क्रेब साइकिल चलेगा। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल बहुत ज्यादा चल रहा है।
क्रेब्स साइकिल अगर बहुत ज्यादा चल रहा है तो रिड्यूस NADH2 FADH2 बहुत ज्यादा बन रहा है। रिड्यूस NADH2 और अगर FADH2 बहुत ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ATP बहुत ज्यादा बन रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाई लेवल ऑफ, या हम लोग बोलेंगे टू मच सिट्रिक एसिड, या हम लोग बोलेंगे सिट्रेट। ये क्या करता है, खुद इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाता है और इस एंजाइम को बोलता है कि तुम फर्स्ट स्टेप को करना बंद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा तो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 FADH2 बनेगा, बहुत ज्यादा क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक है, याद रखना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं टू मच सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेज। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सब इनहिबिटर्स है, कैसा इनहिबिटर्स है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। क्यों, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड कर रहा है ना, और एंजाइम के कॉन्फॉर्मेशनल एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज ला रहा है ना, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप नहीं हो रहा है किसमें, क्रेब साइकिल में। ठीक है, तो रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, और कंट्रोल का मतलब यही हो गया कि क्रेब साइकिल को कब रोका जाएगा, किस किस स्टेप में रोका जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, टू मच क्या चीज, सक्सेनाइल कोएंजाइम। अगर देखो ध्यान से, अगर ये क्रेब साइकिल अगर बहुत ज्यादा चलेगा तो यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम बनेगा। देखो ध्यान से, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सक्सेनाइल कोएंजाइम बनेगा तो ये सक्सेनाइल कोएंजाइम ये बता रहा है कि क्रेब साइकिल बहुत बार चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा क्रेब साइकिल चलेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, रिड्यूस NADH2 FADH2 बनेगा। बहुत ज्यादा क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, टू मच ATP बनने लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है ना, टू मच सक्सेनाइल कोएंजाइम, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं टू मच सक्सेनाइल कोएंजाइम। इस ये एरो का मतलब हो गया बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम बन रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्रेब साइकिल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब टू मच सक्सेनाइल कोएंजाइम ऑल्सो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, हम लोग बोलेंगे एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेज। ये भी क्या है, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स है। ठीक, याद रखना है। तो टोटल हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम का सिट्रिक एसिड सिंथेज, जो कि एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, उसका कितना इनहिबिटर्स हुआ, हम लोग बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। 4 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। क्यों, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट्स पे जाके क्या करता है, इस एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेप क्रेब साइकिल का नहीं होता है। और हम लोग बोलेंगे ये ATP हम लोग बोलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बना हुआ है ना, तो उसको कम बनना है, और क्रेब साइकिल क्या होगा, यहाँ पर रुकेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या था, ये था हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इनहिबिटर्स कब काम करेगा, जब हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ATP बन रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस NADH2 बन रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सक्सेनाइल कोएंजाइम बन रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सिट्रिक एसिड बन रहा है, तब ये काम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना है, सेल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सेल अपना फंक्शन को करने के लिए ATP का यूज करता है। ठीक है, ATP को सेल तोड़ता है, देखो ध्यान से, ATP को सेल तोड़ता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ADP और क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, अगर मान लो कि जितना ज्यादा हम लोग बोलेंगे ATP टूटेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या बनेगा, देखो ध्यान से, जितना ज्यादा ATP, अगर जितना ज्यादा है ना ATP, अगर जितना ज्यादा ATP टूटेगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ADP बनेगा ना। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर जितना ज्यादा ATP ब्रेक डाउन होगा तो उतना ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, ADP बनेगा। और ये जो टू मच ATP जो बन रहा है ना, ये टू मच ATP ये बता रहा है कि ATP का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और ATP का ब्रेक डाउन, और इसका मतलब हो गया कि सेल में क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ATP का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या हो गया, ATP का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कमी हो गया। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, क्योंकि ATP टूट रहा है, ATP टूटेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ADP, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो टूटेगा ना। तो इसका मतलब अगर 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 मान लो कि बहुत ज्यादा ADP बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ATP टूट रहा है, तभी तो ADP का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, उस टाइम पे सेल को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ATP चाहिए, क्योंकि ATP टूट रहा है, ADP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में ADP प्रेजेंट है, तो ये ADP ये बता रहा है कि ATP बहुत ज्यादा टूट रहा है, इसीलिए ADP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ADP क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पावरफुल क्या होता है, एलोस्टेरिक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये ADP क्या करता है, देखो ध्यान से, इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इस एंजाइम को बोलता है कि तुम पहला स्टेप को करना स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि सेल में ATP का कमी हो गया है। कैसे पता चला, तो हम लोग बोलेंगे जब ATP टूटेगा तो ADP में ही तो टूटेगा ना, तो ADP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ADP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहा है कि ATP क्या हो गया है, कम हो गया है।
ठीक है, तो ये एडीपी क्या करता है, देखो ध्यान से, इस एलोस्टेरिक एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल चलता है। और क्रेब साइकिल चलेगा तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है, रिड्यूस NADH2 फिर DH2 बनेगा, वो इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिवेटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एडीपी, टू मच एडीपी। ठीक है, याद रखना, जो कि पावरफुल क्या चीज है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड सिंथेस, जो कि कैसा एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं स्टेप नंबर 3 जो है रेगुलेटरी स्टेप, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, स्टेप नंबर 3 में कौन सा रेगुलेटरी एंजाइम हम लोग बोलेंगे, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना, याद रखना है, ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम, ये भी कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसका मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें 3 एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होता है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो, ये पहला एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये दूसरा एलोस्टेरिक साइट और ये तीसरा एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर भी चूंकि एलोस्टेरिक एंजाइम है ना, रेगुलेटरी एंजाइम है ना, इसका मतलब यहां पर भी देखो ध्यान से, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बन रहा है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बन रहा है, टू मच एटीपी अगर बन रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा पर चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्रेब साइकिल को क्या करना होगा, रोकना पड़ेगा, या तो पहले स्टेप में रोक दो, या तीसरा स्टेप में रोक दो, या चौथा स्टेप में रोक दो। ठीक है, तो यहाँ पर टू मच एटीपी क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है, थर्ड स्टेप में जो रेगुलेटरी एंजाइम है ना, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, उसके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाता है और इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, नेगेटिव साइड का मतलब हो गया रोक रहा है। अगर ये एंजाइम की एक्टिविटी रुकेगा तो आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये स्टेप रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। तो एटीपी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी को हम लोग बोलेंगे ये एलोस्टेरिक क्या चीज है, इनहिबिटर है। किस एंजाइम के लिए, आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के लिए। यहां पर भी देखो सिट्रिक एसिड सिंथेस के लिए भी एटीपी क्या चीज है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। ठीक है, वही देखो मैंने यहां पर लिखा स्टेप नंबर 3 में आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होता है, सॉरी, वो ये एंजाइम कैसा एंजाइम है, रेगुलेटरी एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम है। और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कौन कौन है, हम लोग बोलेंगे इसमें एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है वो क्या चीज है, टू मच एटीपी या हाई अमाउंट ऑफ एटीपी। याद रखना है, देखो जो मैं यहाँ पर दिखाया। अब यहाँ पर दो जो यहाँ पर एडिशनल बाइंडिंग साइट जो है ना, या एलोस्टेरिक साइट्स है ना, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स, या हम लोग बोलेंगे सॉरी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, एक्टिवेटर्स का काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल को चलवाना। ठीक है, और इनहिबिटर्स का काम क्या चीज है, क्रेब साइकिल को रोकना, इसी को बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कब ये क्रेब साइकिल को चलना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे एटीपी टूट रहा है, तो क्या बनेगा, बहुत ज्यादा एडीपी बनेगा, क्योंकि एडीपी अगर टूटेगा तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा, और अगर एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ये बता रहा है कि एटीपी बहुत टूटा है, तभी तो एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो उस टाइम पे सेल को एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे जब डीपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना, उस टाइम पे ये बताता है कि सेल को एटीपी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एटीपी टूटा है, तभी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एडीपी बना है ना। तो ये एडीपी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इसको स्टिमुलेट करता है, कौन से एंजाइम को, एलोस्टेरिक एंजाइम आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम आइसोसिट्रिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर पाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और क्रेब साइकिल चलेगा, रिड्यूस NADH2 बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा और एटीपी बनाएगा। और वैसे भी बनाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एटीपी कम हो गया है, एटीपी कम हो गया, इसका मतलब क्या चीज, एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, वो ये बता रहा है कि एटीपी कम है, तो उस टाइम पे सेल को एटीपी का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, और भी बहुत सारा काम के लिए एटीपी चाहिए, याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर में क्या है, टू मच हम लोग बोलेंगे एडीपी, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, और एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयन, और ये आयन कौन सा आयन है, हम लोग बोलेंगे ये आयन है कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कैल्शियम आयन एक्टिवेटर का काम करेगा, क्योंकि अगर मसल सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, ठीक है, तो मसल सेल्स का काम क्या है, हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करना, या हम लोग बोलेंगे रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखना ध्यान से, हम लोग बोलेंगे एक्टिन और मायोसिन में जब ब्रिज बनता है ना, उस टाइम पे क्या होगा, बार बार क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। ठीक है,
तो एटीपी चाहिए होगा तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल को बार बार चलना पड़ेगा तभी जाके एटीपी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम का एक्टिवेटर है, ठीक है। ये इस एंजाइम के ये एलोस्टिक साइट से बाइंड करेगा और ये स्टेप को कराएगा, मतलब क्रेब साइकिल चलेगा और एटीपी बनेगा, ताकि हम लोग बोलेंगे मसल्स क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, याद रखना है। इसीलिए कैल्शियम आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब देखो ध्यान से, और अगला हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी स्टेप कौन सा है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखो ध्यान से क्या हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम में ना, ठीक है। कैसे करके कन्वर्ट हो रहा है ये मैकेनिज्म मैंने बताया, आप देख लेना। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैसा एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसका मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पहला एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, ये दूसरा एलोस्टेरिक साइट, और हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये वाला तीसरा एलोस्टेरिक साइट, जिसको मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये जो पहला एलोस्टेरिक साइट है ना, वो किसके लिए प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे वो प्रेजेंट होता है, देखो ध्यान से, टू मच, अगर मान लो रिड्यूस NADH प्रेजेंट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर रिड्यूस NADH या रिड्यूस NADH2 प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिड्यूस NADH2 या NADH बन रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस NADH2 बन रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये रिड्यूस NADH2 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में जाके इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, ठीक है। और रोकना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस NADH ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, एटीपी बन रहा है। उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को बनने से रोकना होगा, एटीपी को बनने से रोकना होगा। तो टू मच रिड्यूस NADH2 बाइंड्स विद द एलोस्टेरिक साइट, जिसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटरी साइट, ठीक है, और एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, हम लोग बोलेंगे एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज स्टेप नंबर 4 को नहीं परफॉर्म कर पाएगा, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सेनाइल कोएंजाइम में नहीं चेंज हो पाएगा, तो ये स्टेप रुक जाएगा। ये स्टेप रुकेगा तो क्रेब साइकिल रुकेगा, क्रेब साइकिल रुकेगा तो रिड्यूस NADH2 बनना बंद हो जाएगा, और बनना बंद भी होना है, क्योंकि टू मच क्या चीज है, रिड्यूस NADH2 है, ये रिड्यूस NADH2 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो वही मैंने लिखा है, टू मच रिड्यूस NADH या टू मच रिड्यूस NADH2 क्या चीज है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, कौन से एंजाइम का, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो इनहिबिटर है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे खुद इसका प्रोडक्ट, ठीक है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, जो कि कौन है, हम लोग बोलेंगे सक्सेनाइल कोएंजाइम। अगर बहुत ज्यादा सक्सेनाइल कोएंजाइम बन रहा है तो वो सक्सेनाइल कोएंजाइम खुद अपना एंजाइम को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रोकेगा। कैसे, तो इसके एलोस्टेरिक साइट्स पे जाके बाइंड करके, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर सक्सेनाइल कोएंजाइम बन रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल बार बार चल रहा है, और अगर क्रेब साइकिल बार बार चलेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनेगा, ठीक है। तो टू मच सक्सेनाइल कोएंजाइम आल्सो बाइंड्स विद द एलोस्टेरिक साइट्स ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, हम लोग बोलेंगे एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। Therefore, alpha ketoglutarate acid dehydrogenase cannot convert alpha ketoglutarate acid into succinyl enzyme A, leading to the, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक तरह से क्या होगा, जो क्रेब साइकिल है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा, रुकना भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अब ये जो बाइंडिंग साइट मैंने बनाया है ना, ये एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एडिशनल बाइंडिंग साइट, ये एक्टिवेटर है, ठीक है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर इसको बोलते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या हम लोग बोलेंगे, स्टिमुलेटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो कैल्शियम आयन होता है ना, वो कैल्शियम आयन बाइंड करता है यहाँ पर, और ये कैल्शियम आयन बाइंड इसीलिए करता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये कैल्शियम आयन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। और ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ये केमिकल रिएक्शन होगा, क्रेब साइकिल चलेगा और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, याद रखना है। और मसल सेल्स को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, एटीपी तो चाहिए ना, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, इस क्रेब साइकिल को रन करवाएगा। क्यों, क्योंकि क्रेब साइकिल रन होगा तो रिड्यूस NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा, और ये इंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और एटीपी बनेगा। और चाहिए एटीपी का रिक्वायरमेंट है मसल सेल्स में, चाहे वो स्मूथ मसल्स रहे, चाहे वो कार्डियक मसल्स रहे, चाहे वो स्केलेटल मसल्स रहे, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल बोलते हैं। रेगुलेशन का मतलब हो गया क्रेब साइकिल को रोकना। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोल सकते हैं कि
क्रेब साइकिल को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कराना, मतलब जरूरत पड़ने पे स्विच ऑन कराना, मतलब क्रेब साइकिल को रन कराना, एटीपी को बनवाना, और स्विच ऑफ कराना मतलब हो गया जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एटीपी बन रहा है तो उस टाइम पे क्रेब साइकिल को रोकना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल। और 3 रेगुलेटरी स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, याद रखना है। ठीक है, और एंजाइम का नाम आप देख सकते हैं, क्या क्या एंजाइम और क्या क्या इनहिबिटर्स है, क्या क्या एक्टिवेटर्स है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो एंजाइम है ना, जहां पर देखो मैं स्टार दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये स्टार दे रहा हूं, ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कौन से एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, या हम लोग बोलेंगे क्यों ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, इसके बारे में मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इस क्रेब साइकिल का सारा एंजाइम्स में। जो सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो क्यों ऐसा, क्यों इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं यहां पर मिटा के बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, याद रखना ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर आप लोग जीन रेगुलेशन पढ़िएगा ना, तो जीन रेगुलेशन में हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये मान लो डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए में हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, सब हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसमें डीएनए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रैप होता है। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्रेब साइकिल को तो करवाता ही करवाता है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन में, सॉरी हाँ, जीन रेगुलेशन में। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में। देखो कैसे, एक्चुअल में हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो डीएनए होता है वो स्टोन के चारों तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रैप्ड रहता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए है। ठीक है, और ये क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन, एचपी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस हिस्टोन प्रोटीन में अगर आप स्टडी करना तो इसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके। देखो ध्यान से, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ रहता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, हिस्टोन डीमिथाइलेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन डीमिथाइलेज। ठीक, याद रखना ये एंजाइम है, हिस्टोन डीमिथाइलेज। और इस एंजाइम का काम क्या चीज है, इस एंजाइम का काम देखो क्या चीज है, इस एंजाइम का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो मिथाइल ग्रुप जो हिस्टोन प्रोटीन पे जुड़ा हुआ है ना, इस मिथाइल ग्रुप को यहां से रिमूव करना, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हिस्टोन डीमिथाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन से क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को हटाता है, तभी तो हिस्टोन डीमिथाइलेज है ना। डी मतलब क्या है, डिलीट, मिथाइलेज का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप को हटाना। किससे, हिस्टोन प्रोटीन से, ताकि जीन के एक्सप्रेशन क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल हो सके, रेगुलेट हो सके। ठीक है, लेकिन इस एंजाइम को काम करने के लिए, देखो ध्यान से, इस एंजाइम को काम करने के लिए इस एंजाइम के पास यहां पर हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, और इस बाइंडिंग साइट से एक को फैक्टर बाइंड करता है, और उस को फैक्टर का नाम क्या है, उस को फैक्टर का नाम यहां पर क्या चीज है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, याद रखना है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ना, ये को फैक्टर होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन डीमिथाइलेज के लिए। हिस्टोन डीमिथाइलेज से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बाइंड करता है, तभी हिस्टोन डीमिथाइलेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन से मिथाइल ग्रुप को अलग कर पाता है, ताकि जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, याद रखना है। लेकिन अब यहां पर देखो, समझो, यहां पर ये चीज समझो कि यहां पर देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ना, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ना, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सक्सेनाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है। सक्सेनाइल कोएंजाइम में किसकी मदद से चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एंजाइम की मदद से चेंज हो रहा है। और इस एंजाइम का नाम क्या चीज है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, यही एंजाइम की मदद से चेंज हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कभी कभी क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना ये एंजाइम है, तो एंजाइम होगा है, तो इसका मतलब डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम का क्या प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ये जीन में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे अगर ये जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, याद रखना है, अगर ये जीन में म्यूटेशन हो जाए, कौन से, किसके जीन में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है उसके जीन में म्यूटेशन हो जाए,
और अगर वो म्यूटेशन क्या हो हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन रहे, गेन ऑफ फंक्शन अगर म्यूटेशन रहे, ठीक है, याद रखना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसका मतलब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब हो गया ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम पहले जो नॉर्मल अपना काम को करता था ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सेनाइल एंजाइम में चेंज करता था, लेकिन अब इसमें हम लोग बोलेंगे नया फंक्शन गेन हो गया है ड्यू टू म्यूटेशन। तो अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सेनाइल एंजाइम में नहीं चेंज करके हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में चेंज करने लगेगा जिसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लूटारेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, ठीक है, ये क्यों बन रहा है ड्यू टू हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो अब ये जो 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट है ना, ये 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाता है, बाइंड्स विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंड्स विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट ऑफ, बाइंड्स विथ बाइंडिंग साइट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे हिस्टोन डीमिथाइलेज, ठीक है। हिस्टोन डीमिथाइलेज के जो बाइंडिंग साइट है जहां पर क्या बाइंड करता था हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बाइंड करता था, वहां पर अब जाके कौन सा कंपाउंड बाइंड करने लगेगा, देखो ध्यान से मैं ऐसे दिखा रहा हूं, वहां पर जाके अब हम लोग बोलेंगे ये वाला कंपाउंड बाइंड करने लगेगा, ठीक है। तो ये जब कंपाउंड बाइंड करेगा तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तो बाइंड नहीं कर पाएगा एज ए कोफैक्टर। अगर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बाइंड नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन से हटेगा नहीं। अगर मिथाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन से हटेगा नहीं तो हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन को जो रेगुलेट कर रहा था ना, वो अब हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन। अब जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसर 80% देखा गया कहां होता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेन के सेल्स में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लियोमास, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया आप देख सकते हैं एक छोटा सा एंजाइम में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेन कैंसर हो जाएगा, ग्लियोमास हो जाएगा, 80% चांस होता है। और ये कैसा होता है हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट होता है ये कैंसर, मतलब हम लोग बोलेंगे अगर ये कैंसर हो गया तो इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंजाइम में म्यूटेशन हो गया, अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तब देख सकते हैं आप क्या होगा, क्या हो सकता है ब्रेन कैंसर हो सकता है जिसको बोलते हैं ग्लियोमास, ठीक है। अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए ना इस एंजाइम का, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब हो गया कि अब ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये वाला स्टेप होगा ही नहीं क्रेब साइकिल का। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब ये अपना फंक्शन को क्या कर दिया, ये एंजाइम लॉस कर दिया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर लॉस कर दिया अपना फंक्शन को तो हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का चौथा स्टेप तो होगा नहीं, अगर चौथा स्टेप नहीं होगा तो क्रेब साइकिल रुक जाएगा, क्रेब साइकिल रुक जाएगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, या तो डेथ हो जाएगा या वो कोमा में चला जाएगा और अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या चीज है, छोटा सा एंजाइम है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, याद रखना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया और यही पर मैंने समझाया। अब और एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर, देखो ध्यान से, जैसा हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 1 में एंजाइम है सिट्रिक एसिड सिंथेस, मैंने सारा स्टेप्स के एंजाइम के बारे में बताया था, ट्रिक भी बताया था याद करने का। स्टेप नंबर 2 का जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एकोनिटेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना है, चाहे 2A रहे वहां पर भी एकोनिटेज एंजाइम लगता है, चाहे 2B स्टेप रहे वहां पर भी एकोनिटेज एंजाइम लगता है, या डायरेक्टली हम लोग एकोनिटेज लिख सकते हैं स्टेप नंबर 2 के लिए। स्टेप नंबर 3 के लिए एंजाइम लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 4 के लिए एंजाइम लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 5 के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, याद रखना यहाँ पर सिंथेटेज है, सिंथेज नहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 6 के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम याद रखना प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। सारा एंजाइम प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ द क्रेब साइकिल में, लेकिन ये जो एंजाइम होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में रहता है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में रहता है, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या है, कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 का काम करता है, ठीक है, मैं बताऊंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। अब देखो ध्यान से स्टेप नंबर 7 के लिए जो एंजाइम थे उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरेज, ठीक है। स्टेप नंबर 8 के लिए जो एंजाइम थे उसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैंने बताया था, याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात क्या चीज है, यहाँ पर देखो
और एक इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर मान लो कि फ्यूमरेज एंजाइम के जीन में अगर ये म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, अगर फ्यूमरेज एंजाइम के अगर जीन में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये एंजाइम का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी हो जाएगा। किस एंजाइम का, हम लोग बोलेंगे फ्यूमरेज एंजाइम का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो फ्यूमरेज एंजाइम का अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे इट विल लीड्स टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैंसर, ठीक है, इट विल लीड्स टू द कैंसर। और वो कैंसर नॉर्मली देखा गया, हम लोग बोलेंगे कैसा कैंसर होता है, वैसा कैंसर जो स्मूथ मसल्स के सेल में देखा जाता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स के सेल में कैंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, उसमें जो स्मूथ मसल्स होता है ना, उसमें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे किडनी में कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैंसर होता है वो नॉर्मली मैलिग्नेंट नहीं होता है, वो बिनाइन होता है, ठीक है, मैलिग्नेंट नहीं होता है, बिनाइन होता है ये वाला कैंसर, ठीक है। और इस कैंसर को हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लियोमास, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जिसको हम लोग बोलते हैं लियोमायोमास, ठीक है। लियोमायोमास याद रखना, वैसा कैंसर होता है जो मसल से रिलेटेड होता है। कौन सा मसल्स, स्मूथ मसल से, याद रखना है। अगर इस एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इस एंजाइम का क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तब ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे ये दो एंजाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ये था क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन था, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का, ये क्या था, रेगुलेशन था। और एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि देखो ध्यान से, क्रेब साइकिल को हम लोग साइकिल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब साइकिल को हम लोग साइकिल क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी को एटीपी को बनाने के लिए क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, फिर से ये साइकिल चलेगा, फिर से ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर से लिंक रिएक्शन होगा, फिर से क्रेब साइकिल चलेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल को साइकिल हम लोग वर्ड इसीलिए बोल रहे हैं, साइकिल हम लोग वर्ड तभी यूज करेंगे जब हम लोग बोलेंगे कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, अगर वो एंड प्रोडक्ट फिर से हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में काम करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये जो क्रेब साइकिल है ना, इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या चीज बन रहा है, ऑक्सालोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब फिर से ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या बना रहा है, पहला प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। फिर से खत्म हो रहा है यहाँ पर ऑक्सालोएसिटिक एसिड में, फिर से क्या बना रहा है, पहला प्रोडक्ट बना रहा है। तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइकिल। इसीलिए हम लोग क्रेब साइकिल को क्या बोलते हैं, ये एक साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिल के नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन था क्रेब साइकिल का। तो जो भी मैंने बताया उसको आप अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है, नोट्स बनाना, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हम लोग बोलेंगे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ ये बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ध्यान से, क्रेब साइकिल में जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है ना, ये सब जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है ना क्रेब साइकिल में, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स प्रीकर्सर का काम करता है एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए। तो कौन सा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट, या हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन से एमिनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मैंने ऐसे बताया था कि जितना भी यहाँ पर देखो क्रेब साइकिल में जो जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है, सारा प्रोडक्ट्स का याद रखना है केमिकल स्ट्रक्चर। इस केमिकल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या करता हूँ, प्रीकर्सर बताता हूँ एमिनो एसिड्स का, और हम लोग बोलेंगे ये जो कंपाउंड्स है ना, ये सारा का सारा कंपाउंड्स का क्या बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था इसका स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करना है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो जो यहाँ पर कंपाउंड्स है ना, ठीक है, क्रेब साइकिल का, उसका स्ट्रक्चर पूछता है, हम लोग बोलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, और आपको आप प्रीवियस लेक्चर भी देखना, आपको तब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सबसे पहला जो कंपाउंड बनाया हो ना भाई, ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बोलते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या था, तो मैंने बताया है, बट फिर भी मैंने बता रहा है, सबसे पहला चीज इसमें ये करना, इसको पहचानने का तरीका क्या चीज है, इसमें 3 क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 क्या चीज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि जो सेंट्रल कार्बन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 3, उसमें एक तरफ क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और दूसरे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यही वाला है। अब यहां पर देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से,
ये कार्बन नंबर 1, ये 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। सिट्रिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होगा? 6 कार्बन का। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। जहां जहां से बेंडिंग है ना वहां वहां कार्बन है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है, ध्यान से देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देख सकते हो COOH को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH। देख सकते हैं, यही है ना, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O और फिर OH है, C डबल बॉन्ड O OH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन का कंपाउंड है और 2 टर्मिनल पे क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जो सेंट्रल कार्बन होगा ना, जिसको बोलेंगे कार्बन नंबर 3, इस कार्बन नंबर 3 में और एक हम लोग बोलेंगे तीसरा क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसके एक तरफ क्या रहेगा? OH ग्रुप रहेगा। वही मैंने लिखा है, जो सेंट्रल कार्बन होगा ना, उसके एक तरफ OH ग्रुप रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। टोटल कितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप? 1 2 3। तो पहला दूसरा टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, एक क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सेंटर पे प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उसके दूसरे तरफ हम लोग बोलेंगे क्या होगा? OH ग्रुप होगा। तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? सिट्रिक एसिड बोलेंगे। एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था सिट्रिक एसिड का कॉन्सेप्ट। अब देखो दूसरा यहाँ पर, ये था हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये जो कार्बन का कंपाउंड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आइसोसिट्रिक एसिड को? तो कुछ नहीं है, बस जो सिट्रिक एसिड है ना, उसमें जो तीसरा कार्बन पे जो OH था ना, उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे जस्ट इसके आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा और यहाँ पर जो OH ग्रुप होगा वो एक दूसरे के एडजेसेंट होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो C3 में जो OH ग्रुप है ना, उसको शिफ्ट कर देना उसके आगे वाले कार्बन पे। ठीक है, और दोनों का दोनों देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हम लोग बोलेंगे OH, यहाँ पर क्या होगा? एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, आइसोमर है सिट्रिक एसिड का। याद रखना, यहाँ पर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पर तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देख सकते हैं, कार्बन का नंबरिंग भी कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देख सकते हैं C3 में सब कुछ सेम है, बस C3 से OH हट के कहां चला गया? C4 में चला गया है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये जो OH है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे आइसोसिट्रिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी देखो ध्यान से, सिट्रिक एसिड का भी हो गया, आइसोसिट्रिक एसिड का भी हो गया। यहाँ पर देखो और एक कंपाउंड है सिस एकोनिटिक एसिड, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ध्यान से, सिस एकोनिटिक एसिड को कैसे पहचानना है। सिस एकोनिटिक एसिड में देखो ध्यान से क्या करना है कि सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, सिस एकोनिटिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, तीनों दूसरे का आइसोमर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं सिस एकोनिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से यहाँ पर आप लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से OH। ठीक है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? तीसरा और चौथा कार्बन के बीच में तीसरा डबल बॉन्ड दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, कुछ नहीं मैं किया, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से, सिस एकोनिटिक एसिड में याद रखना है क्या करना है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप को हटा देना। ठीक है, OH को हटा दो, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में डबल बॉन्ड दे दो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6। तो सिस एकोनिटिक एसिड भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या चीज है? बस यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसको हटा दो। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे C3 और C4 के बीच में क्या कर दो? डबल बॉन्ड डाल दो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग को खुद से पहचानना है, याद रखना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पर भी क्या होगा? देखो ध्यान से, 3 क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, पहला, दूसरा, यहाँ पर तीसरा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा C3 और C4 कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सालोएसिटिक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड है? ऑक्सालोएसिटिक एसिड हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, और याद रखना है ऑक्सालोएसिटिक एसिड के 4 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पर जितना भी टर्मिनल लिंक्स है ना, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ पर 2 टर्मिनल लिंक पे क्या होगा? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट ही होगा। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये वाला पहला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये वाला कौन सा? ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले चीज की याद रखनी है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें से 2 का क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टर्मिनल पे मिलेगा,
और यहाँ पर कहीं पर एक क्या कौन सा ग्रुप मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, एक क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप मिलेगा। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को पहचानने का तरीका क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों तरफ क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा और बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कीटोन ग्रुप यहाँ पर क्यों कीटोन ग्रुप बोल रहे हैं ये मैंने बताया था, आप देखना बायोकेमिस्ट्री ऑफ क्रेब साइकिल, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब सक्सिनिक, ये भी खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं सक्सिनिक एसिड का, ये वाला, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। याद रखना, क्रेब साइकिल में कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो सिमेट्रिकल होता है और वो कंपाउंड का नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड। जितना भी कंपाउंड्स है ना, सबके टर्मिनल पे याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखना सबके टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, सबके, सारा कंपाउंड का। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड याद रखना, ये कैसा मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है सक्सिनिक एसिड। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बोला, टर्मिनल पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, और कोई भी बीच में डबल बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसको बीचों बीच कट करेगा ना तो 2 इक्वल हाफ बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला क्या चीज है, फ्यूमेरिक एसिड। देखो फ्यूमेरिक एसिड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और इसमें भी देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। इसमें भी 2 क्या मिलेगा, टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, 2 टर्मिनल पे क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल रहा है, और इसके बीच में क्या मिलेगा, बस एक डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आप ऐसे पहचान लेना कि अगर हम लोग बोलेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टर्मिनल पे मिल रहा है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, और अगर उसके बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो कौन सा एसिड है, हम लोग बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके पहचानना। उसके बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे भी हो गया, इसके बाद तो होता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड भी कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, याद रखना है। तो याद रखना, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी कितना कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। देख लो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या बोला, टर्मिनल पे क्या रहेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बीच में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड बोलेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से 4 कार्बन का सारा कंपाउंड्स है। ठीक है, कंफ्यूजन है यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड्स है, कंफ्यूजन, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में क्या होगा, दो तरफ तो टर्मिनल एंड पे क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा, बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और क्या रहेगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा बीच में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। और याद रखिए 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ये भी हो गया, मैलिक एसिड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फ्यूमेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम। सक्सेनिक एसिड में क्या होता है, कोएंजाइम ए जुड़ता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सक्सेनाइल कोएंजाइम। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये नहीं हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड हो गया, सिजेकोनेटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। अब देखो ये वाला, ये जो कंपाउंड है ना, सक्सेनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो याद रखना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 टर्मिनल पे क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये 5 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो 2 टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 1 पे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ भी क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब बीच में क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये कौन सा ग्रुप है, हम लोग बोलेंगे कीटोन। ठीक है, तो 2 टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 5 कार्बन का कंपाउंड, और अगर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में भी 2 टर्मिनल एंड पे क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और एक क्या चीज है, बीच में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, 2 टर्मिनल पे क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और बीच में क्या चीज है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन दोनों में अंतर क्या चीज है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो याद रखना, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सब कौन से अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, वो अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मतलब जितना भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है ना, टोटल कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे 22। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है ना, वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, तो वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो पाथवे है ना, ये पाथवे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, कि ग्लूकोज क्या हुआ है, टूटा है, तो एक जब ग्लूकोज टूटेगा तो बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
या इसको हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। याद रखना ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट कौन कौन एमिनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, या कौन कौन एमिनो एसिड्स का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो हम लोग बोलेंगे सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड सेरीन। इसको याद रखना है, सिस्टीन को सी बोलते हैं, ग्लाइसिन को जी बोलते हैं और सेरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक मैंने बताया था, ये मैंने एमिनो एसिड्स का देखना, एक सीरीज ऑफ लेक्चर होगा मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देखना, उसमें मैंने बताया था एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका, इसका सिंगल लेटर कोड कैसे याद करें, 3 लेटर कोड्स कैसे करके याद करें, क्या ट्रिक है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन, ये सब सारा का सारा मैंने बहुत अच्छे से बताया ट्रिक के साथ, तो आप उसको देखना, आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2-फॉस्फो, देखो ध्यान से 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनेगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 9th स्टेप में बनेगा ये वाला। तो देखो ध्यान से, ये जो 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड ना, उससे हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये तीनों का तीनों एमिनो एसिड्स कैसा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। क्या क्या एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन, जिसको W से हम लोग सिंगल लेटर कोड है, टायरोसिन जिसका सिंगल लेटर कोड Y है, फिनाइल एलानिन जिसका सिंगल लेटर कोड क्या चीज है, F है। तो इसको याद करने का तरीका है WYF, वाइफ। ठीक है, या वाईफाई भी हम लोग रख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वाईफाई आप ऐसा जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे ये ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के टाइम पे जो ये बना, कंपाउंड्स बना, उसके बारे में। हाँ, और एक देखो ध्यान से, जब ग्लाइकोलाइसिस का सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। ठीक है, ये पाइरुवेट से देखो ध्यान से कौन कौन एमिनो एसिड्स बनता है, या ये पाइरुवेट कौन कौन एमिनो एसिड्स के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम करता है, तो आप देख लो, वेलिन, एलानिन एंड ल्यूसीन। वेलिन का सिंगल लेटर कोड B है, एलानिन का A है और ल्यूसीन का L है। ठीक है, तो याद रखना होगा इसको आपको। अब उसके बाद देखो, पाइरुविक एसिड के बाद क्या होगा, लिंक रिएक्शन चलेगा, लिंक रिएक्शन के बाद क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा, क्रेब साइकिल चलेगा। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा था, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ द सेल में चल रहा था। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे जब क्रेब साइकिल चलता है ना, तो देखना ध्यान से, यहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा, जिसका दूसरा नाम क्या चीज है, 2-ऑक्सो-ग्लूटारेट या 2-ऑक्सो-ग्लूटारिक एसिड है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना क्रेब साइकिल का, ठीक है, या ये जो कंपाउंड है ना क्रेब साइकिल का, वो याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे कौन कौन एमिनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये सारा एमिनो एसिड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, प्रोलीन एंड आर्जिनिन। हिस्टिडीन का सिंगल लेटर कोड H है, ग्लूटामिन का Q है, ग्लूटामेट का E है, प्रोलीन का P है और आर्जिनिन का R है। तो ये सारा एमिनो एसिड्स का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का कौन, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जिसका दूसरा नाम भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2-ऑक्सो-ग्लूटारेट बोलते हैं या 2-ऑक्सो-ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ऑक्सालोएसिटिक एसिड भी याद रखना है, क्रेब साइकिल का ही कंपाउंड है, या हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट है। ऑक्सालोएसिटिक एसिड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म OAA लिखते हैं, याद रखिए 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बताया, यहाँ पर ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड देखो ध्यान से कौन कौन एमिनो एसिड्स के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम करता है, तो देख सकते इतना सारा एमिनो एसिड्स है, जिसमें से एस्पार्टेट है या स्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनिन। अब इसका सिंगल लेटर कोड क्या है, ये आप खुद से खोज के आप कर सकते हैं, या मेरा जो प्रोटीन्स वाला जो लेक्चर है एमिनो एसिड्स वाला, उसको देखना, मैंने बताया है ट्रिक के साथ, आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो एस्पार्टेट, एस्पाराजिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनिन, इसको बनाने, ये एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सालोएसिटिक एसिड है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये क्रेब साइकिल का क्या हम लोग बोलेंगे, प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे प्रिकर्सर ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना एग्जाम में। तो ये खत्म होता है हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का सारा इंटायर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इंटर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।